आज हम आपको बताएँगे एक ऐसे कलाकार के बारे में जिसको आप पहचानते तो ज़रूर होंगे। पहचानते मैंने इसलिए कहा क्योंकि हो सकता है कि आप उनका नाम ना जानते हों, लेकिन पहचानते ज़रूर होंगे क्योंकि किसी न किसी फ़िल्म में, पुरानी फ़िल्म में आपने उनको ज़रूर देखा होगा और ये थे 60 और 70 के दशक के एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपने अलग तरह के रोल्स की वजह से एक ख़ास पहचान बना ली थी और वो कलाकार थे केस्टो मुखर्जी, जो शराब के नशे में डूबे हुए, झूमते हुए जिनके हाथ में बोतल होती थी, बाल बिखरे हुए होते थे, आँखें बैंगी होती थी और लड़खड़ा कर ये चलते थे और बोल भी नहीं जो है सीधा पाते थे, लेकिन अपनी डिफरेंट तरह की बॉडी लैंग्वेज से, अपने यूनिक स्टाइल से ये हर दर्शक को हँसने के लिए मजबूर कर देते थे। एक ख़ास तरह का इनका दर्शक वर्ग बन ज चुका था उस टाइम पे जो इन्हें फ़िल्मों में देखना पसंद करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ़िल्मों में लालची, शराबी, अनपढ़ दिखने वाले केस्टो मुखर्जी असल ज़िंदगी में कितने गंभीर, कितने संजीदा थे और कितना पढ़े-लिखे थे। आपको जानकर हैरानी होगी, केस्टो मुखर्जी का अगर जन्म की बात करें तो 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। कहा जाता है कि केस्टो मुखर्जी के पिता काफ़ी पढ़े-लिखे थे और इसीलिए उन्होंने केस्टो मुखर्जी की पढ़ाई की तरफ भी ख़ास तवज्जो दी और केस्टो मुखर्जी ने इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी हासिल की थी। देखिए कितनी बड़ी बात थी उस टाइम पे किसी इंसान के लिए उस टाइम पे इतना पढ़ लिख जाना। लेकिन उसके बाद जो केस्टो को जो था रंगमंच से, साहित्य से, कला से काफ़ी प्यार था, तो वो नुक्कड़ नाटक करते थे और रंगमंच से भी जुड़ गए थे। तो उसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर बाकायदा वो थिएटर के साथ जुड़ गए। बहुत सारे उन्होंने थिएटर किए और फिर उनको बंगाली फ़िल्में भी मिलने लगीं। अगर हिंदी फ़िल्म की बात करें तो 1957 में उनको पहली बार ब्रेक दिया था अ सुप्रसिद्ध फ़िल्म मेकर हृषिकेश मुखर्जी ने अपनी फ़िल्म मुसाफिर में। तो इस फ़िल्म में भी उन्होंने कॉमेडियन का ही रोल किया था और अपनी अलग तरह की भूमिका के कारण ये दर्शकों में भी काफ़ी पसंद आने लगे थे। 1958 में भी इनको काफ़ी छोटी-मोटी भूमिकाएँ मिलीं और इन्होंने इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी भूमिकाएँ निभाई। कहा जाता है कि फिर धीरे-धीरे क्योंकि काम इनको थोड़ा मिल रहा था, कॉमेडियन के रूप में ये काम कर रहे थे, लेकिन उस काम से उनको गुज़रो-बसर अच्छी तरह नहीं हो पा रही थी, तो काम की तलाश में ये अम, जाते थे, कभी किसी ऑफ़िस तो कभी किसी ऑफ़िस। एक दिन ये बिमल रॉय के ऑफ़िस में चले गए, जो कि जाने-माने निर्माता निर्देशक थे। तो वहाँ जाकर इन्होंने बिमल राय जी से बात की, उनको बताया कि मुझे काम चाहिए, तो बिमल राय जी ने इनसे कहा कि काम तो फ़िलहाल है नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं है। मुझे तो एक कुत्ते की ज़रूरत है, उसको उनको फ़िल्म में किसी सीन के लिए किसी कुत्ते की ज़रूरत होगी। तो कहते हैं कि केस्टो मुखर्जी वहीं पे कुत्ते की आवाज़ निकालने लगे। तो बिमल राय देखकर हैरान रह गए कि इस कलाकार की, इस इंसान की लगन देखो काम के प्रति कितनी है कि जो चीज़ निर्माता निर्देशक को चाहिए ये वही चीज़ डेवलप करने के लिए, वही चीज़ प्रदर्शित करने के लिए अपने आप में तैयार है। तो फिर कहते हैं कि बिमल राय ने उनकी लगन देखकर उनको एक फ़िल्म में काम दे दिया था। 1960 में परख फ़िल्म में केस्टो का शानदार रोल था। 1962 में इनकी एक फ़िल्म आई प्रेम पत्र जिसमें इनकी काफ़ी अच्छी भूमिका थी। 1960 में ही एक मासूम में एक सीआईडी ऑफ़िसर का रोल किया था इन्होंने और यहाँ तक कि स्कूल चौकीदार का भी रोल किया था। उस टाइम पे बनने वाली फ़िल्मों में। 1966 में पिंजरे के पंछी में इन्होंने एक नाई का रोल किया था और अलग-अलग तरह की वैरायटी वाली भूमिकाएँ ये कर रहे थे। अच्छी फ़िल्में मिल रही थी इनको, मतलब वो फ़िल्में थी जिनमें इनके रोल कॉमेडी से ही जुड़े हुए थे, लेकिन फ़िल्मों में रोल इनको अलग-अलग मिल रहे थे। 1960 से 70 तक इन्होंने बहुत सारी फ़िल्में की और इनकी बहुत ज़्यादा पहचान भी बन गई थी। फिर वो फ़िल्म आई जो कि बहुत ज़्यादा सफल भी रही थी और जिसको बहुत पसंद किया था लोगों ने, पड़ोसन फ़िल्म। इस फ़िल्म में वो किशोर कुमार की संगीत मंडली का एक ख़ास हिस्सा बने हुए थे और
बहुत कमाल की भूमिका उन्होंने इस फ़िल्म में भी की थी। दरअसल केस्टो मुखर्जी की ख़ास बात ये थी कि वो अपने फ़ेशियल एक्सप्रेशन की वजह से ही इतनी अच्छी, इतनी शानदार एक्टिंग करते थे कि उनको डायलॉग्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी और उनकी भोली-भाली एक्टिंग इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी सामने वाले देखने वाले को, उनके भोले-भाले अंदाज़ को कि हर दर्शक उनसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता था। इस तरह केस्टो मुखर्जी को फ़िल्मों में काम मिलता गया और वो करते गए। फ़िल्मों में काम तो उनको बहुत मिल रहा था लेकिन उनको पैसा ज़्यादा नहीं मिल रहा था क्योंकि रोल जो थे उनके वो छोटे-मोटे ही होते थे। बाकी अगर कलाकारों की बात करें तो उनके कंपैरिज़न में बहुत उनका रोल छोटा ही होता था, तो उस हिसाब से उनको पैसे भी दिए जाते थे। लेकिन देखिए अम, कलाकार तो कलाकार है, वो तो अपना 100% एफ़र्ट देता है ना किसी भी काम में, तो अ, उनकी गुज़रो-बसर नहीं हो रही थी उस काम से। तो और काम चाहिए था उनको और काम करने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, उनको बहुत ज़्यादा फ़िल्में करनी पड़ रही थी, अपने घर का गुज़रो-बसर करने के लिए। फिर एक फ़िल्म आई माँ और ममता, इस फ़िल्म में उनको एक कॉमेडियन के लिए ही शराबी का रोल दिया गया। तो इस फ़िल्म में उनकी ऐसी शराबी की इमेज बनी कि फिर वो इमेज बहुत देर तक उनके साथ जुड़ी रही। कह सकते हैं कि यही रियल इमेज उनको मिल गई फ़िल्मी दुनिया में। ये फ़िल्म 1970 में आई थी और बहुत शानदार उन्होंने शराबी का रोल इस फ़िल्म में किया। उसके बाद सुहाना सफ़र में भी इन्होंने एक शराबी का ही रोल निभाया और बहुत खूबसूरती बहुत मतलब एक तरह के डिफरेंट तरीके से वो अपना रोल करते थे। डायलॉग्स की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, वो तो अपनी अम, एक फेशियल एक्सप्रेशन से ही खूबसूरत बना देते थे उस कैरेक्टर को। बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं कि जो केस्टो मुखर्जी थे वो शराब पीकर एक्टिंग करते होंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी रियल एक्टिंग करनी तो हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई नॉर्मल इंसान इतनी अच्छी शराबी की भूमिका कर ही नहीं सकता है जब तक वो खुद उस एक्सपीरियंस से ना गुज़रा हो। लेकिन ऐसा नहीं था केस्टो मुखर्जी जब किरदार निभाते थे किसी भी टाइप का तो वो कभी भी शराब पीकर वो रोल नहीं करते थे। लेकिन देखिए कितनी उम्दा कलाकारी वो करते थे अपने रोल में। तो एक 1970 के करीब उन्होंने गुलज़ार की फ़िल्म की थी किताब। इस फ़िल्म में वो एक टीचर का रोल निभा रहे थे जिसमें वो ट्यूशन टीचर बने होते हैं और किसी घर में बच्चों को ट्यूशन देने के लिए जाते हैं। तो वो बहुत ही एक कॉमेडी वाला एक बहुत ही जो है मज़ाकिया सीन है जिसमें जो शरारती बच्चे होते हैं वो कछुए की पीठ पर मोमबत्ती जलाकर जो है कछुए को जलाते हैं और केस्टो मुखर्जी वो देखकर मोमबत्ती चली आती देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत था उनका रोल इस फ़िल्म में भी। बॉम्बे टू गोवा फ़िल्म में इन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई लाजवाब भूमिका निभाई 1973 में। ज़ंजीर में भी इनका रोल अच्छा था। देखिए, उस टाइम पे बहुत सारे कॉमेडियंस होते थे, बहुत अच्छे-अच्छे कॉमेडियंस होते थे, जैसे जानी बाकर, महमूद, टुनटुन, असरानी, इन सबका बोलबाला था। लेकिन फिर भी इन सब के होने के बावजूद भी केशव मुखर्जी ने अपने एक डिफरेंट स्टाइल से, अलग स्टाइल से एक अलग पहचान जो थी बना ली थी। उसके बाद उन्होंने बड़ा कबूतर और लोफर जैसी फ़िल्में की और 1975 में शोले फ़िल्म में जो है हरीराम नाई की भूमिका निभाई जो आज भी हमारे जो है दिमाग में ताज़ा है वो भूमिका जो उन्होंने निभाई थी। तो इस तरह बहुत सारी और हैं भूमिकाएँ हैं चोरी-चोरी चुपके-चुपके में जो है उन्होंने बहुत खूबसूरत एक कन्फ्यूज़ शाबी की भूमिका निभाई थी और लोगों को बहुत खूबसूरत लगी थी ये भूमिका भी। उन इनके ऊपर और जो है हेलन के ऊपर एक बहुत खूबसूरत गाना भी फ़िल्माया गया था फ़िल्म इनकार में, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था और वो गाना था तू मुंगड़ा मैं गुड़ गुड़ की डली। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ इस गाने को हेलन और केस्टो ने परफ़ॉर्म भी किया था। 1977 में चाचा भतीजा फ़िल्म में ये धर्मेंद्र के दोस्त बने थे और इस फ़िल्म में धर्मेंद्र इनको इनके असली नाम से जिनके केस्टो के नाम से ही पुकारते हैं। 1977 में इन्होंने गोलमाल में भी काम किया। एक ख़ास तरह का रोल लिखा गया था इनके लिए फ़िल्म गोलमाल में।
1978 में राहु केतु में भी इन्होंने एक शराबी की भूमिका ही निभाई थी और 1980 में यानी कि 1980 में खूबसूरत फ़िल्म की जिसमें बहुत शानदार इन्होंने एक्टिंग की थी और इनकी शानदार एक्टिंग की बदौलत ही इस फ़िल्म के लिए उनको फ़िल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था। 1981 में मैं और मेरा हाथी में भी इन्होंने शराबी की ही भूमिका निभाई थी अगेन। तो देखिए हर फ़िल्म में इनको अब शराबी की भूमिका ही मिलने लगी थी क्योंकि कोई न कोई ऐसा रोल फ़िल्म में होता ही है जो दर्शकों को आकर्षित करता है और चाहे वो मतलब कहानी की डिमांड भी ना हो तो भी कहीं पे भी उस रोल को आप फ़िल्म में डाल सकते हैं, तो ये उनके रोल के लिए अच्छा होता था। तो अगर निर्देशक भी चाहते तो जब भी उनको ज़रूरत होती या फिर जब भी गेस्टो कहते किसी से ज़्यादा इंसिस्ट करते कि मुझे अपनी फ़िल्म में काम दे दो, तो डायरेक्टर मतलब बड़ी आसानी से उनका रोल फिट करवा सकते थे फ़िल्म में। तो उनके रोल की, उनके जो है किरदार की ये विशेषता होती थी। लेकिन केस्टो मुखर्जी के बारे में आपको एक बात बता दें कि वो असल ज़िंदगी में शराब नहीं पीते थे। ये नहीं था कि वो बहुत बड़े शराबी थे, अगर फ़िल्मों में शराबी का रोल करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। हाँ, ये ज़रूर था कि केस्टो मुखर्जी ने खुद ही बताया था कि उन जब वो मुंबई में नए-नए आए थे तो उनको उस टाइम पे उनका रहना उस जगह था, वो वहाँ पे रहते थे जहाँ पे साँप, बिच्छू और कुत्ते बहुत होते थे और उनको उन चीज़ों से बहुत डर लगता था। तो शुरू-शुरू में इन चीज़ों से डर कर वो कभी-कभी शराब पी लेते थे क्योंकि रात को उनको डर के मारे नींद नहीं आती थी। तो इस तरह वैसे वो शराब के मतलब आदी नहीं थे, जैसे मतलब हर कोई ये सोचता है कि अगर वो ऐसी भूमिकाएँ निभाते थे तो यकीनन ही शराबी भी ज़रूर होंगे, शराब भी ज़रूर पीते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इस तरह अगर हम बात करें केस्टो मुखर्जी के पर्सनल लाइफ़ की तो उन्होंने शादी की थी 1964 में शाया नाम की एक लड़की से और इनके 2 बेटे हुए थे। इनके बड़े बेटे का नाम बबलू और छोटे बेटे का नाम रंजीत था। तो अगर हम इनके फाइनेंशियल हालत की बात करें तो ये बहुत दुःख भरी बात रहती है फ़िल्म इंडस्ट्री के ख़ास करके चरित्र अभिनेताओं की, सपोर्टिंग आर्टिस्ट की कि उनको रोल एक ख़ास टाइम के बाद फ़िल्मों में मिलना बंद हो जाता है या फिर उनके लिए रोल लिखे ही नहीं जाते हैं और ऐसी ही स्थिति जो है केस्टो मुखर्जी की भी हो गई थी। हालाँकि उस टाइम पे उनको तो रोल मिल रहे थे लेकिन उनकी आर्थिक हालात बहुत ख़राब हो गए थे और उनको फ़िल्में जो मिल तो रही थी, बहुत मेहनत कर रहे थे, वो एक के बाद एक फ़िल्में कर रहे थे लेकिन फिर भी आर्थिक हालत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी क्योंकि बेहद गरीबी थी घर में और घर का जो है गुज़रो-बसर करने के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। 1980 के करीब बेरहम की शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन ट्रेजेडी ये थी कि उनको फिर भी काम करना पड़ रहा था अपने घर को चलाने के लिए, उनके पास अपने इलाज करवाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो बहुत ही ज़्यादा जो है उनकी ज़िंदगी कष्टों से भरी रही, फाइनेंशियली तौर पर जो इंसान हमें हँसा कर गया, हँसाता रहता था, वो खुद कितने फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था, ये कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो यही होती है एक कलाकार की ज़िंदगी कि उसको अपना दुःख दर्द छुपाकर सामने वाले को हँसी देनी होती है। तो अगर हम केस्टो मुखर्जी के कैरेक्टर की, उनके स्वभाव की, उनके नेचर की बात करें तो वो बहुत सीरियस थे, बहुत संजीदा थे, बहुत ही ज़्यादा चिंतन करने वाले इंसान थे। वो अपने बच्चों को फ़िल्म इंडस्ट्री से दूर रखना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि बच्चे उनके फ़िल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध में डूब जाएँ और उनको बाद में दुःख भोगना पड़े क्योंकि खुद उन्होंने इस चीज़ को झेला था। वो ग्लैमरस वर्ल्ड फ़िल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई ग्लैमर नहीं था। फ़िल्मों में काम कर रहे थे लेकिन पैसे-पैसे को वो मोहताज थे। तो देखिए उस टाइम पे कितना पढ़ा-लिखा इंसान उनको शौक था फ़िल्मों में काम करने का, तो वो फ़िल्मों में काम करने के लिए आए। हालाँकि उस टाइम पे इतना पढ़ा-लिखा इंसान किसी भी और प्रोफ़ेशन में जाते तो कितनी अच्छी उनको जॉब मिल सकती थी। उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने पैशन को ही कंटिन्यू किया। देखिए अगर वो अपने पैशन को कंटिन्यू ना रखते तो आज हमारे बीच इतने अच्छे आर्टिस्ट की याद ना होती, आज हम उनकी बात ना कर रहे होते।
तो कहीं न कहीं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर वो कोई स्कूल टीचर बन जाते, प्रिंसिपल बन जाते तो कुछ ख़ास लोग उन्हें याद करते। लेकिन आज इतने बड़े पैमाने पर लोग उनको देखते हैं, उनकी फ़िल्मों में उनके काम को देखते हैं, क्योंकि 60 और 70 के दशक की तो बहुत सारी फ़िल्में हैं जिन्होंने उन्होंने काम किया। तो अपने काम की वजह से, अपने काम के ज़रिए वो बहुत ज़्यादा जो है आज भी लोगों को याद हैं और आगे भी याद रहेंगे, आने वाली जनरेशन्स को भी। तो अगर हम उनके फ़िल्मों की बात करें तो अपने 30 साल के फ़िल्मी करियर में लगभग उन्होंने 100 से भी ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया। 1981 में आई फ़िल्म 5 कैदी उनकी आखिरी फ़िल्म थी। तो इस तरह केस्टो जो थे 4 मार्च 1982 को इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। दरअसल उनका जो इंतकाल हुआ था उनकी वजह उनकी बीमारी नहीं थी, उनकी तबीयत खराबी नहीं थी, बल्कि वो रोड एक्सीडेंट था एक। मुंबई में भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ था उनका, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई थी। लेकिन ये भी एक ट्रेजेडी ही रही कि इतने बड़े उम्दा कलाकार को अंतिम विदाई देने के लिए फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ से कोई भी नहीं आया, और ना ही किसी मीडिया ने, किसी प्रेस ने उनके बारे में कुछ भी लिखा, कुछ भी छापा। मीडिया डोमेन में सिर्फ़ एक पिक्चर है उनकी अपनी पत्नी के साथ, जो कि मौजूद है, वरना उनकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, और उनकी पिक्चर्स भी कम ही हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अम उनके बेटे की, तो उनके बड़े बेटे बबलू मुखर्जी ने फ़िल्मों में और टीवी सीरियल्स में काफ़ी काम किया, काफ़ी अच्छी पहचान भी बनाई। उनके छोटे बेटे रंजीत का 1985 में देहांत हो गया था। तो बबलू ने अपने पिता के नाम से ज़्यादा है उनको याद किया है, और उनके नाम पे एक एक्टिंग अकेडमी भी बनाई है, जिसे वो चलाते हैं, और वो अपने 3 बच्चों के साथ मुंबई में ही रहते हैं। बबलू मुखर्जी भी फ़िल्म इंडस्ट्री के काफ़ी जाने-पहचाने एक्टर हैं। तो इस तरह देखिए कैसे एक उम्दा कलाकार, एक बेहद लाजवाब कलाकार जो पूरी ज़िंदगी अपने काम से, अपने अलग तरह के स्टाइल से दर्शकों को हँसाता रहा। कैसे वो फाइनेंशियली क्राइसिस का सामना करता रहा, पूरी ज़िंदगी उनको पैसे-पैसे का मोहताज होना रहा, लेकिन वो फिर भी हँसते-मुस्कुराते हुए उन किरदारों को बखूबी निभाते थे। हमें भी केस्टो मुखर्जी द्वारा निभाए गए किरदार, उनका भोलापन हमेशा याद रहेगा।